लिखो, कोलिजन इज एन इवेंट इन विच इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स, इन विच इम्पल्सिव फोर्स, बिना बात किए अब्दुल्ला कोजर लिख सकते हो। कोलिजन इज एन इवेंट इन विच इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज, जिसके पास भी नहीं लिखा होगा उसको बाहर कर देंगे हम। कोलिजन इज एन इवेंट इन विच इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज, collision is an event in which impulsive force acts between two bodies for a very short for a very short duration of time, which changes their velocity. स्टेजेस ऑफ कोलिजन, ऐसा वाला पढ़ाई पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कराया होगा जो अभी मैं लिखाने जा रहा हूँ। स्टेजेस ऑफ कोलिजन डायरेक्टली बताया जाता है कि भैया एक बॉडी आया, टकराया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मैं आपको स्टेजेस दिखा रहा हूँ कि कोलिजन में होता क्या है एग्जैक्टली, समझा। मुझे भी बताने वाले कोई सर ही थे IIT बॉम्बे के कि कोलिजन को सर ऐसे पढ़ाया कीजिए, तो मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ। स्टेप 1 में क्या होगा कि एक बॉडी है जो UA से चल रहा है, ठीक है, मास ऑफ A, और दूसरी बॉडी MB और ये UB से चल रहा है। पहला स्टेप तो ये, और यहां पे UA इज ग्रेटर देन UB। टकराने के लिए UA को बड़ा होना चाहिए, तभी तो टकराएगा। दूसरा स्टेप, अब दोनों पास पास आ गए, कोलिजन स्टार्ट्स है यहां से। अभी भी वेलोसिटी UA ही है, ये चेंज नहीं हुआ है, UB ही है, MA ही है और MB ही है। कोलिजन स्टार्ट, स्टेप 2 में कोलिजन स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 2 में कोलिजन को हमने क्या करा है, स्टार्ट किया है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, जब स्टार्ट होगा तो धीरे 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 धीरे, जैसे मान लो कि दो बॉडी आया, चल रहा, पहले सटेगा दोनों, फिर दोनों एक दूसरे को डिफॉर्म करेगा, चिपकेगा, दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे मान लो स्टेज 3 में क्या होने जा रहा है, स्टेज 3 में एकदम से बॉडी जो है तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आया, हल्का सा, और दोनों साथ साथ चलने लगेंगे एक ही वेलोसिटी से, एक ही सिंगल वेलोसिटी से चिपकेगा, दोनों साथ चलना स्टार्ट करें, फिर दोनों हटना स्टार्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को यहां से लेके यहां तक, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो नॉट कंजर्व होता है, नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। स्टेप 2 से 3 में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अब क्या होगा स्टेप 4 में, यहां पे आपका क्या होने वाला है, डिफॉर्मेशन जो है मैक्सिमम होगा, मतलब जितना चिपकना होगा उतना ज्यादा चिपक जाएगा। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यहां पे लिखो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के साथ ही साथ और क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। तो आपने देखा पहला तो जो है सो है, दूसरा में कोलिजन स्टार्ट होता है, तीसरे में कॉमन वेलोसिटी हो जाती है दोनों की, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन भी यहीं पर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी स्टेप 3 में। स्टेप 4 में कोलिजन एंड हो जाएगा,
कोलिजन एंड, यहां से कोलिजन एंड। अब कोलिजन एंड का मतलब ये हो गया कि यहां पे इसको नई वेलोसिटी VA और VB मिल गई। इसको नई वेलोसिटी क्या मिलेगी? VA और VB, समझा? और नेक्स्ट फाइनल जो फिफ्थ स्टेज है, वो फिफ्थ स्टेज यहां पर लिखता हूं। फिफ्थ स्टेज में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये VA और VB दोनों अलग अलग, मास A और मास B चलेगा। तो यही 5 स्टेजेस में कोलिजन को देखा जाता है। ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो एक्सप्लेनेशन है इसका कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अदरवाइज पढ़ने के लिए क्या है, दो बॉडी आया, दो बॉडी टकराया, दोनों बॉडी अलग हो गया, खत्म कोलिजन। ठीक है, अब जो लिखाते हैं, अब इस 5 स्टेप में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स देन मोमेंटम कैन बी कंजर्व इन ऑल स्टेजेस। यहां पे ऑल स्टेजेस में इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स then momentum is conserved, momentum can be conserved, momentum can be conserved। आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। चलो जल्दी से पहले ये स्टेजेस लिख लीजिए, फिर जो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आर डिक्रीजिंग, अप्रोच डिक्रीजिंग मतलब क्या हो रहा है, एक ज्यादा है एक कम है, इसीलिए अप्रोच का डिक्रीज करना शुरू करेगा। इसीलिए क्या लिखा, बॉडीज आर डिफॉर्मिंग, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे एक टर्म डिफाइन होता है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं पल्स, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट कितना, थर्ड है नहीं है कि फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ है। फोर्थ पॉइंट में इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एक टर्म है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बस थोड़ी देर के लिए याद रख लो, इसको बोलते हैं ID, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये हो क्या रहा है कि ID इज इक्वल टू, ID इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस प्लस का फर्क नहीं देखना इसमें। इसमें क्या नहीं देखना है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, क्या हो रहा है। आप स्टेज 3 में देखो, स्टेज इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कहां तक होना चाहिए, जहां तक डिफॉर्मेशन का स्टेज होगा वहीं तक इंपल्स भी होगा। डिफॉर्मेशन का इंपल्स मतलब कितना दबा रहा है धीरे धीरे, इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो आप 2 से लेके 3 तक ही देख पाओगे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके बाद तो फिर वापस बॉडी रिफॉर्म करना स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहां से इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या करोगे कि MA इंटू V जो कॉमन था वेलोसिटी, स्टेज 3 में कॉमन वेलोसिटी आया है, माइनस स्टेज 2। स्टेज 2 मतलब MA इंटू UA, यही होगा। समझ आई बात? ये तो फर्स्ट बॉल के लिए है, या तो पहला बॉल के लिए लो या फिर दूसरा बॉल के लिए लो। इज इक्वल टू मॉड ऑफ MB इंटू V माइनस MB इंटू UB। मतलब या तो ये या तो ये। समझ आई बात? आपके पास कितने बॉल है, 2 बॉल है ना, इस वाला और इस वाला, या इस वाला या इस वाला, ऐसा। समझ आया? तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही है एक्चुअली, है चेंज इन मोमेंटम ही है एक्चुअली है। पहला कोलिजन के ड्यूरेशन में, जब स्टेज 2 में बॉल एक दूसरे को टच कर रहा है, वहीं से डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। टचिंग के बाद ही ना, बार बार थोड़ा डिफॉर्म करेगा। टच किया, डिफॉर्म करना स्टार्ट किया,
अब फिर डिफॉर्म करते 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 दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो वहां पे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन डिफाइन होता है। तो वहां पे जो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन तुम लिखोगे वो लिखोगे कि पहला बॉल का मास इनटू वेलोसिटी माइनस उससे पहले वाले स्टेप में क्या हो रहा है, मास ऑफ पहला और वेलोसिटी ऑफ पहला, या फिर दोनों दूसरा वाले का ले लो, दोनों में से कोई भी एक होगा, इसीलिए लिखा है वो इक्वल टू। समझ में आया? तो ये था इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है एग्जामिनेशन में। स्टेज, अब आते हैं अपन स्टेज 3 से लेके 4 तक में क्या हो रहा है। अब यहां से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इंक्रीज करेगा। वहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिक्रीज कर रहा था, तभी तो टच होगा पाएगा, और अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इंक्रीज करेगा, है ना। तो 3 to 4 लिखो, स्टेज 3 to 4। स्टेज 3 to 4। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v shape is increasing, velocity of separation increasing, velocity of separation increasing, ये तुम लिख सकते हो, velocity of separation increasing। दूसरा लिखो, bodies are reforming, पहले डिफॉर्मेशन हो रहा था, इस बार रिफॉर्मेशन हो रहा है, बॉडीज आर रिफॉर्मिंग। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। हो गया, बॉडी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पहला में लिखा तुमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इंक्रीजिंग, दूसरा पॉइंट लिखोगे बॉडीज आर रिफॉर्मिंग, थर्ड पॉइंट लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। चौथा है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। चौथा पॉइंट है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। सब लोग समझ पा रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं हम? कोलिजन मतलब टकराना। टकराने में बॉडी एक बार डिफॉर्म करेगी फिर रिफॉर्म करेगी। अगर रिफॉर्म और डिफॉर्म में कुछ लोचा रह जाता है तो टाइप्स ऑफ कोलिजन उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। जैसे अगर शेप वही रह गया तो इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, अगर शेप पूरी तरह ढुलमुल हो गया तो इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चल रहा है, तो पार्शियल इलास्टिक पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। मतलब डिफॉर्मेशन तो आया बट अलग अलग हो गया, इन इलास्टिक में चिपक जाएगा, समझा? स्टिक टुगेदर। तो उसी हिसाब से इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या है? आई आर इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए स्टेप 4 माइनस एम ए इंटू वी स्टेज 3। वहां 3 - 2 था, यहां 4 ये अपने अपने क्यों होता है यार? यहां 4 - 3 हो रहा है, समझा क्या? या फिर इसको एम बी वी बी माइनस एम बी वी, ये वहां दिस -2 था, है ना, 3 - 2 था, यहां 4 - 3,
क्योंकि तुम खुद ही देखो ना कहां से रिफॉर्मेशन हो रहा है और कहां से डिफॉर्मेशन हो रहा है। फाइनल डिफॉर्मेशन माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन और यहां फाइनल डिफॉर्मेशन माइनस इनिशियल। समझा? कुछ इस तरह का। तो सिंपल से समझ आई आर पर ना MAVA माइनस MAV। ठीक है। अब याद रखना कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम A प्लस B देन मोमेंटम कैन बी कंजर्व। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम AB पे नहीं लग रहा है तो हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। समझा कि नहीं? मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है? जब आपका एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 होता है। आपको पता है ना F इक्वल टू dP/dt, और F अगर 0 है तो dP कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट हो जाता है। तो मोमेंटम कैन बी कंजर्व व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? मोमेंटम कैन बी कंजर्व कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत नॉन इम्पल्सिव फोर्स अगल बगल में लगता रहता है तो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो जो हमारा वो फोर्स जो है हमारा ज़्यादा होता है इंटरनल, इसीलिए, है ना। जैसे mg है तो उसको हमने अपन इग्नोर करके चलते हैं। mg तो फिर भी लगता ही रहेगा ना, हाथी चलेगा तो mg तो रहेगा ही ना यार। mg कहाँ जाने वाला है? तो उसको इग्नोर करके चलते हैं और सिंपल मोमेंटम कैन भी कंजर्व कर देते हैं। और अगर एक चीज ध्यान है, अगर इंपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स, मतलब कोई बॉल चल रहा है और उसको तुम धक्का मार के चला रहे हो, तो मोमेंटम कैन नॉट बी कंजर्व। तब मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि आप इंपल्सिव फोर्स लगा रहे हो। समझा क्या? तो मोमेंटम कब कंजर्वेशन कर सकते हो? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। और नॉन इंपल्सिव फोर्स हल्का फल्का लगेगा तो उसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। मतलब प्रैक्टिकल पर्पस में तो इग्नोर नहीं होता है, लेकिन आप कैलकुलेशन करने के लिए आप इग्नोर करके बना सकते हो। ठीक, अब लिखो लॉ ऑफ कोलिजन, हेडिंग बनाओ, लॉ ऑफ कोलिजन। लॉ ऑफ कोलिजन का मतलब ही पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ही होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। पहला मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कोलिजन में पहला पॉइंट जो होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखो, इफ नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्स in a particular direction, if no external impulsive force, if no external impulsive force acts in a particular direction, if no external impulsive force acts in a particular direction, the momentum of system in that direction remains conserved. ठीक है? The momentum of system in that direction remains conserved। यार सिंपल सा बात लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से लिख सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो। ये मान लो तुम्हारे पास MA है और ये तुम्हारा MB है, ये दोनों चलेगा, टकराएगा और दोनों अलग अलग हो जाए। इस कंडीशन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये तुम्हारा UA है, ये तुम्हारा UB है, ये तुम्हारा VB है, ये VB VA है और ये VB है। तो तुम यहां से लिख सकते हो M1 U1, एक काम करो U1 U2 मान लो, छोड़ो, UA MA UA प्लस MB UB is equal to MA VA plus MB VB. This is the momentum conservation. हो गया? अब लिखो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ।
न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, इसी में दूसरा पॉइंट है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। दूसरा में न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, this law relates to the velocity of approach the bodies, velocity of approach of the bodies before collision, velocity of approach of the body before collision and velocity of separation after collision, velocity of separation after collision। ठीक है, अब इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं इसी लॉ के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये एक टर्म डिफाइन किया जाता है, इसको बोलते हैं ई। ये जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, वी टू माइनस वी वन, ऐसा लिख सकते हो, वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी, यू ए कितना से, यू बी से। दिस इज कॉल्ड velocity coefficient of resolution, it is a ratio of velocity of separation to the velocity of approach। समझा अहमद, क्लियर है? ई की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ध्यान रहे है ना, ई की वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। 0 1 कब होती है, आइडियल कंडीशन में, और 0 कभी भी हो सकती है। वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज सेम, अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ दोनों का सेम हो जाए, चलने का भी सेम, निकलने का भी सेम, इस तरह का कुछ, तो मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? यू ए माइनस यू बी करना है ना, तो यू ए माइनस यू बी 0 हो जाएगा। कब यू ए माइनस यू बी कब 0 होगा, दोनों बराबर होगा, और ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा। अच्छा है, जो भी छोड़ हटाओ, अपने को उतना सोचना नहीं है, 0 होगा बस। अब ये अब क्या करेंगे, हाँ, लाइन ऑफ मोशन किसको कहते हैं, एक छोटा सा लाइन लिखो, लाइन ऑफ मोशन, यहां से स्टार्ट करते हैं। लाइन ऑफ मोशन जल्दी जल्दी लिखो, ये सब फालतू बात सब है, ये सब फालतू चीज सब है। लाइन ऑफ मोशन मतलब एक लाइन है, इस लाइन में ये वेलोसिटी v है, खत्म लाइन ऑफ मोशन। जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट, फालतू चीज जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। द लाइन अलोंग विच पार्टिकल इज मूविंग, द लाइन अलोंग विच पार्टिकल इज मूविंग, द लाइन अलोंग विच पार्टिकल इज moving, the line along which particle is moving। और दूसरा लिखो लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इंपैक्ट भी बोलते हैं, या लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं, इसी को लाइन ऑफ इंपैक्ट भी बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट, और इसी को लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल, लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल। ये इसलिए लिखा है कि कहीं कहीं पर सवाल में दे देता है ये टर्म सब, तो आपको समझना चाहिए कि क्या कह रहा है, सवाल की वजह से समझना। ऐसा कुछ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ इस तरह का कि हाँ भैया ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए, कुछ नहीं है।
ये सिर्फ बता रहा है कि अगर बोल दे कि कोई कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक वेलोसिटी चल लग रही है तो आपको समझ आना चाहिए कि वेलोसिटी ऐसे ही लग रही है, कॉमन नॉर्मल इसको कहते हैं। समझा क्या? जानकारी, इंफॉर्मेशन के लिए। तो लिखो द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू, हाँ इसके नीचे, द लाइन which is perpendicular to contact of bodies, the line which is perpendicular to contact of bodies during collision, है ना। तो मतलब क्या हो गया कि दो बॉडी अगर टकरा रही है ऐसे, तो ये जो लाइन है यहां पे टकराएगी ना, ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, एलओसी, दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन। कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई बॉडी ऐसे भी चल रही है, अभी दोनों को एक ही तरफ चला दिया मैंने तब तो ऐसा हो गया, लेकिन अगर ये इधर चल रही है और ये बॉडी इधर चल रही है, लेकिन दोनों टकरा गया, ये दोनों अगर टकरा गया, तो लाइन ऑफ कोलिजन कौन सा है? ये वेलोसिटी, इसका वीबी, इसको यूबी, इसको यूए, ऐसा ये दोनों टकराया है अगर, तो लाइन ऑफ कोलिजन कौन सा है? ये। मतलब इसको तुम ऐसे बना सकते हो, देखो इसको तुम ऐसे बना सकते हो, मतलब कुछ ऐसा। ये यूए है और ये यूबी है, लेकिन लाइन ऑफ कोलिजन ये अलग अलग हो सकता है, दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहां पर लिख सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ direction of velocities, समझ में आया? ये सब बातें समझ आई? अब बताओ टाइप्स ऑफ कोलिजन। जो थ्योरेटिकल बातें हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ कोलिजन, एकदम फर्जी बातों, सब फर्जी बातें हम लिख रहे हैं अभी तक, सब फर्जी बातें हैं सब, चलो तो पढ़ने वढ़ने का चीज़ें नहीं है, मगर चलो ठीक है टाइम पास करते हैं, है ना। तो क्या होगा, टाइप्स ऑफ कोलिजन में दो तरीके से आप लेते हो टाइप। पहला तो होगा हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। दूसरा होगा ऑब्लिक कोलिजन। तो ये दो ही टाइप का कोलिजन होता है, लेकिन आधार अलग अलग है, बेस अलग अलग। ये तो लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से है, लेकिन नेचर के हिसाब से इसका अलग अलग टाइप होता है। तो नेचर के हिसाब से इसका टाइप जो है हम तीन जगह बांटते हैं। पहला इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा में पार्शियल इलास्टिक, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन, तो दोनों एक ही होता है। पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। ये हो गया, तो इसको छापो जल्दी से। इफ द लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ मोशन इज सेम, then the collision is known as head on collision.
कुछ ऐसा, जल्दी से फटाफट बनाना डायग्राम, ये वाला लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन इज सेम। तो लाइन ऑफ मोशन ये है इसका, लाइन ऑफ मोशन, और लाइन ऑफ कोलिजन मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन, दोनों सेम है। देखो एक ही है, यही लाइन ऑफ मोशन भी है और यही लाइन ऑफ, मतलब एक बॉडी जा रहा है दोनों ऐसे साथ साथ टकरा के चल रहा है एक ही लाइन पे, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लो, ऑब्लिक कोलिजन, यही एक लास्ट है। उसके बाद जो है वो पढ़ाने लायक नहीं है क्योंकि वो लंबा है, ये एक लाइन का है। ऑब्लिक कोलिजन, इफ द लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन इज आर डिफरेंट, इफ द लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन आर डिफरेंट, डिफिनेशन खत्म हो जाएगा फिर डेरिवेशन बचा। इफ द लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट या कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन आर डिफरेंट, then the collision is known as oblique collision, then the collision is known as oblique collision, then the collision is known as oblique collision। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर ये बॉडी ऐसे है ना, ये बॉडी चल रहा है ऐसे और ये बॉडी चल रहा है ऐसे, अब ये दोनों टकरा गया है मान लो, तो ये दोनों टकरा गया है, तो ये जो है ये क्या हो गया तुम्हारा, लाइन ऑफ कोलिजन ये है इसका, ये लाइन ऑफ एलओसी है। तो दोनों डिफरेंट है ना, ये लाइन ऑफ मोशन तो इसका ये है और ये ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आया, डायग्राम बना दे, चलो जल्दी जल्दी 2 मिनट में खत्म। ओके, जिसको बनाना बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ, एक बना के भी तुम्हारा काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, देखो एक बॉडी ऐसे आ रहा है, मान लो ऐसे आ रहा है V1 से, और दूसरा बॉडी ऐसे जा रहा है V2 से। ठीक, तो ये दोनों टकराएगा, टकराएगा तो दोनों का ऊपर का पार्ट टकराएगा, तो लाइन ऑफ कोलिजन यहां बन रहा है ऐसे, समझ आया बात। तो यहां से ये चीज, ये टकराने का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये थोड़ा नीचे कर दो यार, ऊपर हो गया, ये टकरा है ऐसे, तो यहां पर इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर, दिस इज द लाइन ऑफ कोलिजन या इंपैक्ट भी बोलेंगे। बट V1 इधर है, V2 और V1 यहां है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन इधर है, लाइन ऑफ मोशन इधर है, समझ आया। ठीक, जाओ।